रहीम यार खान मंदिर पर हमले के लोगों जिन लोगों ने हमला किया उनकी गिरफ्तारी का हुक्म आज दिया गया है 3 दिन के बाद। आज मैं इस केस की तफसीलात आपके सामने रखूंगी, लेकिन सिर्फ तफसीलात नहीं बल्कि इस केस में स्टेप बाय स्टेप जो जो कुछ हुआ, इसकी असल टाइमलाइन और इसके पीछे प्लानिंग क्या थी, क्योंकि इसमें प्लानिंग भी की गई है। वो प्लानिंग किसकी थी और किस तरीके से प्लान करके ये वाकया किया गया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगी ताज़ा तरीन, क्योंकि चीफ जस्टिस इसके ऊपर बहुत बरहम हुए हैं आज और उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम भरपूर तरीके से इसकी मजम्मत करते हैं, इसको कंडेम करते हैं। पाकिस्तान में ये जो वाकया हुआ है, रहीम यार खान के मंदिर पर जो हमला किया गया, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, जितना भी उसको कंडेम किया जाए वो कम है। इसकी वजह ये कि ये कोई पहला वाकया नहीं है। देखिए, इस तरह के वाकयात पहले भी होते रहे। होता क्या है कि इस तरह के वाकयात में जब क्रिश्चियंस या हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जो हमले किए जाते हैं, उनकी इबादत गाहों पर या उनके ऊपर इस तरह का जो भी होता है, उसमें अक्सर वाकयात कुछ वाकयात दब जाते हैं और कुछ वाकयात जो सामने आते भी हैं उनके ऊपर इतनी कार्रवाई नहीं की जाती, यानी ये कि गिरफ्तारियां नहीं होती। ये एक ऐसा वाकया बन गया है जिसके ऊपर इसकी पूरी दुनिया में बात की जा रही है। और इसके ऊपर पहली मरतबा ये हुआ है कि पाकिस्तान के आला हुक्काम, प्राइम मिनिस्टर से लेकर और पॉलिटिकल लीडर्स और जो ऐसी अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर एक्शन लिया और ये कहा कि हाँ, ये वाकया हुआ है, इसको हम कंडेम करें, और हुक्म दिया गया कि इसकी जो है इसके हवाले से कार्रवाई की जाए। इसके बावजूद कि पीएम ने इसका ऑर्डर ले लिया, टेकअप कर लिया इसको, इसके बावजूद कि सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी बड़ी खबरें आई, फिर भी 3 दिन हो गए उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में जब माइनॉरिटीज़ के खिलाफ कोई ऐसा काम होता है, कोई ऐसा जुर्म होता है, तो उनके लोगों को पकड़ना कितना मुश्किल होता है। कि वज़ीर आज़म और सब लोगों के एक्शन लेने के बावजूद आज 3 दिन हो गए थे तो गिरफ्तारी नहीं हुई थी। और आज चीफ जस्टिस ने यह कहा कि ये जो DPO और इसके अलावा कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जितने लोग हैं, अगर ये इतने नाअहल हैं और ये काम नहीं कर सकते तो इनको फारिग किया जाए। ये क्यों है अपनी नौकरियों पर? और फिर उनका ये कहना था कि जब ये वाकया हो रहा था तो वो पुलिस कहाँ थी। उनका कहने का मकसद ये था कि जब उन्होंने सारी स्टोरी उनको पता चली होगी, सारी तफसीलात उनके सामने आई होंगी कि इसमें तो कई दिन लगे हैं, तो फिर वो जो पुलिस थी उसने इसको रोका क्यों नहीं, उसने ये होने ही क्यों दिया। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ना सिर्फ ये कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए बल्कि उन लोगों को भी कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ जिन्होंने उकसाया है इनको, जिन्होंने भड़काया है, असल में जिन्होंने प्लान किया, जिन्होंने साजिश की है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। लेकिन मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी कि 2 अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि जिन्होंने हमला किया उनको गिरफ्तार किया जाए और जिन्होंने उकसाया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं, दोनों को गिरफ्तार किया जाए और दोनों को सजा मिलनी चाहिए, बल्कि जो उकसाता है और जो साजिश करता है, जो प्लान करता है, उसके ऊपर ज़्यादा सजा बनती है भड़काने वाले पर। अब आते हैं इस केस की तरफ आज की प्रोसीडिंग्स के बाद, क्योंकि आज की प्रोसीडिंग्स के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि गिरफ्तारी हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको कहा कि पहली दफ़ा हुआ है कि एक ऐसे केस पर जो है इतने बड़े उस पर लेवल पर ये इसको टेकअप किया गया हो। लेकिन फिर भी हाल देखिए कि 3 दिन हो गए। तफसीलात कुछ यूँ हैं कि ये जो इलाका है यहाँ पर भोंग के इलाके रहीम यार खान में ये मंदिर मौजूद है। अच्छा, जहाँ पर ये वाकया हुआ, जो हम बात करें मस्जिद और मदरसे की, और वहाँ पर जो मौलवी है जिसने उस लड़के के खिलाफ, उस लड़के की उम्र 9 साल बताई जा रही है और इतनी छोटी उम्र लड़के के खिलाफ उसने ये कार्रवाई की और उसके खिलाफ केस दायर किया। हुआ कुछ यूँ जो बताया जा रहा है। 2 वर्जन आ रहे हैं, मैं आपको जो भी तफसीलात है आपके सामने रख देती हूँ। एक तो सिलसिला ये है कि वहाँ पर मदरसे में, उस मदरसे में जहाँ पर वो मौलवी मौजूद था, वहाँ पर ये लड़का जाता है और वो उससे जब उसकी नज़र पड़ती है तो वो उससे पूछता है तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो, और सारा उसका बायोडाटा पूछने के बाद वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम तो हिंदू हो, तुम कैसे आ सकते हो मस्जिद या मदरसे के अंदर। उसका कहने का मकसद ये कि ये तो मदरसा है, यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, ये तो इतनी पाक साफ जगह है, तो हम तो ये नहीं समझते कि तुम जो है वो इसके अंदर एंटर होने की तुम्हें तो इजाज़त ही नहीं है। वो उसको इतना डांट डपट और इतना खौफजदा कर देता है कि वो इतना खौफजदा हो जाता है कि उस खौफ की वजह से उसका यूरिन निकल जाता है वहाँ पर। अच्छा, एक तो जो है वो ये है। इसके बाद जब ये हो जाता है तो वो जो मौलवी साहब हैं वो जाते हैं पुलिस के पास और वहाँ पर उसके खिलाफ, अब मैंने आपको उसकी एज बता दी, उम्र बता दी उस लड़के की, उस बच्चे की। वो वहाँ पर पहुँचकर उसके खिलाफ पर्चा कटवाते हैं और जो दफ़ा लगवाते हैं वो क्या है, वो है 295C, 295C। आप जानते हैं क्या है ये? आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये तौहीन का मामला है, ये गुस्ताखी का, और इस केस पर जो है वो सजाए मौत है। अब आप उसकी उम्र देखिए और आप ये जो पर्चा उसने कटवाया मौलवी ने, आप वो अंदाज़ा कीजिए। इससे हमें मेंटालिटी का, इससे हमें माइंड सेट का अंदाज़ा हो जाता है कि ये काम जानबूझ के किस तरीके से किया जाता है। किसी इस उम्र के किसी कोई बड़ी से बड़ी बात हो जाए ना, लेकिन उसकी उम्र ये हो किसी की भी, और तो क्या होता है कि आप माफ़ कर देते हैं, आप कहते हैं कि ठीक है, एक इस उम्र का जो बच्चा है वो क्यों करेगा इस तरह जाकर कहीं पर, उसको खेलने कूदने की पड़ी होती है, उसको ये नहीं होती कि अच्छा ये मजहब है, अब मैं इसके खिलाफ में जाकर ये करूँगा, ऐसा क्यों करेगा। मुझे ये है कि खौफ में आकर, खौफ की वजह से उसने ऐसा कर दिया। आप ये देखिए कि जब वो बंदा पर्चा कटवाने गया उसको जेल भेज दिया गया। ये भी सवाल उठता है कि क्या इस उम्र में, इतने कम उम्र, उसको जेल भेजा जा सकता है? ये कैसे कर दिया? ये फेलियर है ना। ये स्टेप बाय स्टेप हमें फेलियर नजर आ रहा है ना, कि वहाँ पर नहीं रोका गया पहले, उसके बाद आगे चलकर वहाँ पे उसको जेल भेज दिया जाता है, वहाँ पे भी नहीं रोका गया। वहाँ पे वो जो मौलवी साहब थे, या तो वो इतने इन्फ्लुएंशियल हैं और या तो वो अपने पूरे ग्रुप समेत वहाँ पे पहुँचे कटवाने के लिए, क्योंकि जब किसी पुलिस स्टेशन पर कोई पूरा ग्रुप इस तरह का, और वो जो मजहबी ग्रुप हो, आप जानते हैं यहाँ पर मजहबी जो ग्रुप्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है, तो वो पहुँचेंगे तो जो पुलिस पे बैठा हुआ बंदा उस वक्त होता है वो कहता है कि अगर मैंने जो है इसके खिलाफ कुछ किया तो ये तो मुझे मार देंगे, या तो मेरे खिलाफ हो जाएंगे, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती हैं यहाँ पर, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हुआ मामला। उसके बाद क्या हुआ, जब ये मामला मैजिस्ट्रेट के पास पहुँचा अदालत में, तो मैजिस्ट्रेट ने उसको कहा कि ये तो इसकी तो उम्र इतनी कम है, ये तो बनता ही नहीं है, ये क्या किया है। उसने उसको रिहा कर दिया। उसने कहा नहीं, इसके ऊपर ये है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, आप इस तरह कर सकते हो, आप इसको भेज ही कैसे सकते थे। उसने उसको रिहा कर दिया। अब जब ये मामला हो गया, मैजिस्ट्रेट ने ये कर दिया, तो जो ये हमला हुआ है इस वाक़े के कई दिन के बाद हुआ है, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वो हो गया, रफा दफा हो गया, सब कुछ हो गया। इसके बावजूद कि उस बेचारे के साथ ये कुछ हुआ, फिर भी वो खत्म हो गया मामला कि नहीं आप ये नहीं कर सकते। और जाहिर है कि उसने मजिस्ट्रेट ने किया होगा, दोनों तरफ के लोगों को बुलवा कर कहा होगा भाई ये गलत है, और इस तरह रफा दफा करवा दिया।
लेकिन इसके बाद कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर एक आदमी सुमरो कबीले का, जिसने ये सब कुछ सोशल मीडिया पर लिखा जाके और एक पूरी कैंपेन चलाई, और उस कैंपेन को उसने हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ चलाया, और उसमें ये कहा कि ये जानबूझ के किया गया है और इनकी कम्युनिटी की तरफ से जो है उन मदरसे की मस्जिद की तौहीन की गई है और ये ज़बरदस्ती हुआ है, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसके जितने भी वहाँ पे फॉलोअर्स थे, जितने भी फ्रेंड्स थे, इसके अलावा जितने उसके इलाके के लोग थे, उन सबको उसने अपने पीछे लगाकर उसके बाद ये सब इकट्ठे होकर गए और वहाँ पर हमला किया। मैं आपको वो जो वीडियो मेरे पास, वो मैं आपको थोड़ी सी दिखा देती हूँ, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, जो वहाँ पे अमायदीन थे, उन्होंने माफ़ी भी मांगी इस सिलसिले में। उन्होंने बाकायदा मामला रफा दफा करने के लिए, जाहिर है जब उसके खिलाफ पर्चा कट गया था तो फिर क्या उनके पास तो कुछ बेचारों के पास बचता नहीं था, उन्होंने माफ़ियाँ शाफियाँ भी मांगी हैं। और ये भी खबर सामने आई है कि उसके बाद वहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी के घर थे, पूरी आबादी है, तो उन घरों पर भी हमला करने की साजिश की गई, तैयार प्लान किया गया, उन पर भी कोशिश की गई, लेकिन शुक्र है कि वो अमल में नहीं लाया जा सका, वो नहीं हो सका। तो यहाँ तक किया गया। अब एक इस वाक़े की वजह से प्लानिंग देखिए और साजिश देखिए कहाँ तक की जा रही है कि उस कम्युनिटी को माफ़ी मांगना पड़ रही है और उसके बावजूद उनके घरों पे भी हमला करने की कोशिश की जाती है और फिर उसके साथ जो कुछ होता है और उसके ऊपर जो दफ़ा लगाई जाती है। मैं तो ये कहूँगी, मेरा सवाल ये है कि देखिए, अगर उनकी तरफ से एक बच्चे के खिलाफ ये कर सकता है पर्चा और ये वाली दफ़ा लगवाई जा सकती है, तो अब जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने तो बाकायदा हमला किया ना, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं 295 लग सकता? उनके खिलाफ भी तो यही दफ़ा लगना चाहिए। मेरा सवाल है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर जिन्होंने ये किया उनके खिलाफ भी ये होना चाहिए। इस वक्त क्योंकि ये जो केस है इसको टेकअप कर लिया गया है, तो हमें थोड़ी उम्मीद है कि शायद वो जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई इस तरीके से हो कि जो इसकी सज़ा बनती है वो होनी चाहिए। और इसकी सज़ा तो वही देखिए जो मैं बता रही हूँ कि जब आप किसी के भी इबादतगाह के ऊपर इस तरीके से वो करते हैं, तो हमारे मुल्क में जो सज़ा राइज है, जिसको आप कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही सज़ा है, जो इस तरह करते हैं साजिशें और वो भी, तो फिर तो उसके मुताबिक चलते हुए उनके ऊपर भी यही सज़ा होगी। ऐसा ही होना चाहिए ना। तो ये देखते हैं, लेकिन कम से कम ये ज़रूर है कि मुझे लगता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी मुझे ऐसा ही महसूस होता है कि मैक्सिमम क्या होगा कि वही रफा दफ़ा होगा, मामला और खत्म हो जाएगा। देखिए 2-3 केसेस और मैं आपको बता दूँ, इतने बड़े बड़े केसेस इस हवाले से नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए आप ये जो अब ख़वातीन के हवाले से 2-3 केसेस हुए थे, जिसमें मोटरवे केस था, उसके बाद उसमें एक और केस जो अभी ये वाला हुआ है उस्मान मिर्ज़ा वाला केस, और इसके अलावा इनके फैसले कहाँ हैं? मतलब ये कि क्या उनको सज़ा हो गई है? अभी तक नहीं हुआ ना। आहिस्ता आहिस्ता मामला दबता चला जाता है, उसके बाद जो है वो सज़ा कम से कम होती होगी भी ना, तो कम से कम होती चली जाएगी। तो ये मामला ऐसा है कि अब जब चीफ जस्टिस ने इसको टेकअप कर ही लिया है, तो मैं ये कहूँगी, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको फिर अपनी पूरी उस हद तक पहुँचाएँ कि जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ वो कार्रवाई हो कि उनको वो वाली सज़ा मिलनी चाहिए कि आइंदा कोई भी बंदा ये हरकत करते हुए वो सोचे और ऐसी हरकत ना करे, क्योंकि उसके सामने ये एक प्रेसिडेंट सेट हो कि ये हुआ था तो इनको ये सज़ा हुई थी, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें भी ये सज़ा होगी। और बेशक जितना मर्जी जो इन्फ्लुएंशियल हो। एक आखिरी बात मैं ये करूँगी कि ये जो मैं बात करी थी ना, कि वो जो लोग हैं ना जिन्होंने ये सारा किया, और वो मौलवी और उसके अलावा भी जितने सारे लोग हैं, और ख़ासतौर पर जो प्लान करके वो हमला करने गए, उन सबका किसी ना किसी जो है वो ऐसी जगह पर बैठते होंगे, किसी ऐसी मजहबी तंजीम से। आप जानते हैं इस तरह की तंजीमें बहुत ज़्यादा हैं कि जो ऐसे इलाकों में जाकर लोगों को अपने उस पर एजेंडे पे चलाती हैं और उनके माइंड्स जो हैं वो गंदे करती हैं, उनको एक खास उस पर चलाती हैं कि तुम ऐसा करो कि ये जो है इनके खिलाफ ये कार्रवाई करो, ये तो कुछ है ही नहीं तुम्हारे सामने, ये क्या है, और गलत किस्म की तालीमात देती हैं जो कि उनको इजाज़त भी नहीं है इस तरह की तालीमात देने की। और इस सबसे होता है, तो वो इसलिए इतने दीदा दलेर होते हैं ऐसे लोग कार्रवाई करने वाले, उनको पता होता है कि पीछे हमारी ये वाली मजहबी तंजीम है या ये वाली तंजीम है हमारे पीछे, हम तो कुछ भी करेंगे। बहुत सारी पोलिटिकल जो होती हैं तंजीमें वो भी इस तरह के ताल्लुक रखती हैं और उनके पीछे वो भी होती हैं। तो जिस तरह की मैं देख रही थी कि एक पता नहीं कोई पॉलिटिशियन कौन है, किसी मेरा ख्याल है कि किसी पार्टी के मेंबर ने या कोई इस तरह का वर्कर है, उसने ये कहा कि जो उसको जेल भेजा गया था वो दरअसल उसकी सिक्योरिटी के लिए भेजा गया था कि उसकी हिफाजत रहे। तो मतलब ये है कि अब मामला यहाँ पर आ चुका है कि अगर आपने किसी को प्रोटेक्ट करना है तो उसको आपको बस एक ही है आपके पास, खासतौर पर इस तरह के केसेस पर ये जो है ये दफ़ा इसके ऊपर एक ही है कि आप उसको जेल भेज देंगे, आप उसको हिफाजत में रखने के लिए ये तरीका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बतौर सिस्टम जो है और एक निज़ाम के तौर पर फेल हो चुके हैं, हम नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे इनको, हम इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहे, जिसके लिए अब क्योंकि इस केस की वजह से पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है और आप जानते हैं कि FATF में पहले ही हमारा नाम है। तो खुदारा प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि अपना जहनों को तब्दील कीजिए और चैन और सुकून से यहाँ की माइनॉरिटीज़ को यहाँ पर रहने दीजिए, और सब मिलकर जब तक इसके खिलाफ जो आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी। गुड बाय।